हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी पेडागोजी की क्विक और शॉर्ट मैराथन लेकर के आई हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, अधिगम क्षमता क्या होती है, अर्जन और अधिगम क्या होती है, भाषा क्या होता है, भाषा के कौशल क्या होता है। तो जितनी भी पेडागोजी के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को हम इस एक वीडियो में इंक्लूड करके आपको पढ़ाएंगे। पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा तो 100% कम से कम 5 से 7 या 8 से 10 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं सिर्फ इसी एक टॉपिक से, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखे हर एक टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब हम एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है। तो जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों का जब हम आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, कुछ मांगना, कुछ कहना, दूसरे से बातचीत करना, ये क्या होती है? यही हमारी भाषा होती है। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हर भाषा का अपना एक संकेत होता है। चाहे आप हिंदी, उर्दू, मराठी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनमें अलग अलग सिंबल होते हैं, अलग अलग भाषा के संकेत होते हैं। फिर हम लिपि की बात करते हैं तो हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि के माध्यम से ही हम पढ़ते हैं। भाषा जो होती है हमारी परिवर्तनशील होती है। आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्रॉस करके जाइए, या आप किसी सिटी में रहते हैं, पूरे एक कस्बे को छोड़ के दूसरे कस्बे में जाइए, या एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्र के लोग आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग भाषा का यूज करते हैं। चाहे हम हो चाहे आप हो, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखते हैं। बट आप कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले गए या शहर से गांव आ गए, तो हम जाके क्या करते हैं? वहां की भाषा को सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। भाषा जो होती है ये एक सामाजिक वस्तु है, और भाषा को हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अर्जित करना मतलब भाषा को हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पे लिखे जो एक एक पॉइंट है, इन्हें आप टैग वर्ड के रूप में यूज करिएगा, क्योंकि जब हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे इन वर्डों का यूज किया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। भाषा क्या होती है? तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हर भाषा का अपना एक संकेत होता है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है, और भाषा क्या होती है? सामाजिक एवं अर्जित वस्तु होती है। फिर हम पढ़ते हैं कि भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। भाषा कैसे अर्जित की जाती है और भाषा का अधिगम कैसे होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले जाते हैं कि भाषा अर्जन क्या होती है। तो जो भाषा हम प्राकृतिक रूप से सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा अर्जन कहलाती है, जिसके लिए हमें किसी संस्था, किसी ट्यूशन या कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। हम घर पे ही भाषा का क्या करते हैं? अर्जन कर लेते हैं। जिस चीज के लिए हमें किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग की जरूरत होती है, वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। जिसे प्राकृतिक रूप से सीखते हैं वो अर्जन है, जिसके लिए किसी संस्था की जरूरत पड़ती है वे अधिगम कहलाते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे लिखे एक एक पॉइंट जो मैं लिखी हूँ, इन दोनों ही साइड अर्जन और अधिगम के बारे में, ये एक एक वर्ड आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वर्ड कहीं ना कहीं पूछा गया है। इसके लिए मैं इन वर्डों को यहाँ पे लिखी हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि अर्जन जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जो आपकी मातृभाषा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। तो आप अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कहीं जाते हैं? नहीं। जब आप अपने घर में पैदा होते हैं, बोलना सीखते हैं धीरे धीरे, तो जो आपकी फैमिली में लोग बात करते हैं आपस में, वही भाषा आप सीख लेते हैं। यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी सीखते हैं, वहीं जो गुजराती, मराठी, राजस्थानी होते हैं वे वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं। आप
हिंदी भाषी क्षेत्र के हो यदि, तो आपसे कोई मराठी बोले तो आप नहीं समझ पाएंगे, कोई गुजराती बोले तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वही क्या कहलाती है, हमारी मातृभाषा। और वो कहाँ आती है, तो अर्जन के अंतर्गत आती है। चाहे आप कोई भी भाषा सीखे हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी। फिर बात करते हैं, जो अर्जन होता है वो एक स्वाभाविक तरीके से होता है। क्यों नहीं स्वाभाविक तरीके से होता है? अर्जन करने के लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है, किसी से कुछ मांगना पड़ता है, किसी से सीखना पड़ता है? तो जी नहीं, हम अपने घर में ही स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं, नेचुरल तरीके से कर लेते हैं। ये क्या होती है, अनौपचारिक या सरल होती है। जो अर्जन होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक और सरल तरीके से किया जाता है। फिर बात करते हैं, जो अर्जन होता है वो अचेतन रूप से सीखा जाता है। मतलब उसके लिए किसी चेतना या किसी मतलब बैठ के हमें पूरे चेतन रूप से सीखने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या है, 8th क्लास तक मतलब एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 सब कुछ कहता है कि 8th क्लास तक के 8वीं तक के बच्चे को जो भाषा सिखाई जाए वो क्या हो, उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे को जो पढ़ना लिखना सिखाया जाए उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए, ऐसा एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 दोनों कहता है। अर्जन के लिए हमें किसी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्जन हम क्या करते हैं, ऐसे ही सीख लेते हैं। अब हम सेम चीज बात करते हैं अधिगम के बारे में। तो जो आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं वे क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे आप हिंदी घर पे बोलना सीख गए, बट आप स्कूल में गए, आपने इंग्लिश सीखा, तो वो क्या हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है। जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम के लिए हमें संस्थान की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, हमें ट्यूशन जाना पड़ता है, प्रॉपर स्कूल की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर टीचर की जरूरत होती है, प्रॉपर बुक्स की, बैग की। स्कूल में भी सारे रिसोर्स होने चाहिए, तभी एक बच्चा अच्छी तरीके से अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। अधिगम जो होता है वो प्रयास पूर्ण होता है, और अर्जन में मैं क्या बताई, अर्जन स्वाभाविक तरीके से होता है। जो अधिगम होता है औपचारिक रूप से होता है। औपचारिक मतलब जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु द्वारा सीखा जाता हो। ये क्या होती, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, एक क्या होती है, सिस्टमेटिक ढंग से सीखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी और कैसे भी सीख लेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से अधिगम कराया जाता है। अधिगम जो होता है वो चेतन रूप से, चेतन अवस्था में किया जाता है, न कि अचेतन रूप से। यहाँ पे लिखे हर एक पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। तो आई थिंक ये दोनों समझ में आपको आ गया होगा अर्जन और अधिगम के बारे में। अधिगम करने के लिए हमें प्रॉपर व्याकरण की जरूरत पड़ती है, बुक्स की जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत पड़ती है, अलग अलग रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। बट अर्जन के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अर्जन और अधिगम था। अब हम जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, अधिगम अक्षमता क्या होती है। आपके सीटेट का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जहां से लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन ना पूछा। कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जहां इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा हो। अधिगम अक्षमता क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, मतलब पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, किसी भी तरह की यदि बालक में कोई भी डिसेबिलिटी पाई गई, कोई भी अक्षमता पाई जाती है, वही क्या कहलाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता कहलाती है। सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पठन संबंधी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे सा को वाज पढ़ता है और वाज को क्या करता है, सा पढ़ता है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ नहीं पाता है। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लेखन यानी कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हाथों, हथेलियों या मसल्स की वजह से भी बच्चा नहीं लिख पाता है। फिर है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में आप कैलकुलिया से ही सोच लीजिएगा कि कैलकुलेटर जैसी कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब गणित से, मैथ से संबंधित बात हो रही है। फिर है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली बच्चे को स्थिति हो जाती है। जैसे आप बच्चे को मोर और मुर्गा दिखाएं, बच्चे से पूछें कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है बच्चे को डिस्मोर्फिया की, वो दोनों में डिफरेंसेस नहीं कर पाते।
फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में तनाव जैसी चीजें हो जाती हैं, मस्तिष्क में बच्चे के क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। किसमें, डिस्थीमिया में। आप थीमिया याद करिएगा, डिस तो सब में दिया है। इसमें आप मोरफिया याद करिएगा, भ्रम। कैलकुलेटर से कैलकुलिया। ग्राफ मतलब लिखने जैसी कोई वस्तु होती है, वहां ग्राफ का यूज करते हैं। लेक्सिया पठन से। फिर लास्ट में लिखी हूं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में व्यक्ति को भाषा संबंधी, बोलने संबंधी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानना। इसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में, कि जो पठन के प्रकार होते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो कितने तरह से पढ़ सकते हैं या कितने तरीके हैं पढ़ने के। तो सबसे पहले है बारीकी पठन। बारीकी पठन होता है किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, मतलब उसके हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से पढ़ना, कहीं पे कुछ भी मिस ना करना, डिटेल में पढ़ना। फिर है गहन पठन। गहन पठन मतलब किसी भी चैप्टर, किसी भी पार्ट को पूरे अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना, गहनता से पढ़ना, मतलब वहां जो भी वर्ड, जो भी शब्द लिखा उसका मीनिंग जान करके वो क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ क्या है, सब कुछ समझ के पढ़ना क्या कहलाता है, गहन पठन। फिर है सरसरी पठन। सरसरी पठन मतलब होता है किसी भी पाठ के शीर्षक को सिर्फ पढ़ के जान जाना कि हाँ ये कविता है या ये कहानी है, इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, किसके बारे में लिखी है, क्यों लिखी है, क्या लिखी है, यही इतना जानना ही क्या कहलाता है, सरसरी पठन। मतलब पूरे चैप्टर, पूरी पोयम, पूरी कविता को नहीं पढ़ना, सिर्फ शीर्षक और उसके राइटर को पढ़ना। इतना मन करे आप लिख लो, अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना। गहन पठन मतलब अर्थपूर्ण हो गया। सरसरी पठन का क्या होगा, शीर्षक सिर्फ पढ़ना। फिर है विस्तृत पठन। विस्तृत पठन में होता है जैसे आप किसी भी पाठ को पढ़े, जैसे निबंध पढ़ना हो गया, पूरे विस्तार से पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, सरसरी पठन की तरह से। न्यूज़पेपर ओपन किया, पूरी हेडलाइन देख लिए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर को यूं पढ़ना सरसरी पठन कहलाता है। बट न्यूज़पेपर के हर एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ना, हर एक चीजों के बारे में सिर्फ हेडलाइनें डिटेल में पढ़ना क्या कहलाता है, विस्तृत पठन कहलाता है। उपन्यास, निबंध, न्यूज़पेपर, यही सारी चीजें विस्तृत पठन के अंतर्गत आती हैं। फिर है भाषा के रूप। तो भाषा के कुल कितने रूप माने गए हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला क्या है, स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा वाक्य विन्यास। स्वनिम जो होता है वो क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, जैसे आ, क, च, इससे छोटी कोई ध्वनि हो सकती है, जी नहीं। फिर है रूपिम। रूपिम मतलब होता है शब्द का सबसे छोटा रूप। शब्द का सबसे छोटा रूप क्या होता है, 2 वर्ड जो मिलके एक शब्द बनते हैं, सॉरी 2 लेटर मिलके जब एक वर्ड बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। वो क्या होता है, रूपिम होता है। तो शब्द का सबसे छोटा रूप रूपिम और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। और वाक्य विन्यास क्या होता है, शब्द का वाक्य विन्यास होता है भाषा के नियम, भाषा के रूप। जैसे कर्ता ने कर्म को क्रिया से करण के द्वारा किया, ये क्या कहलाते हैं, भाषा के नियम कहलाते हैं। तो ये 3 रूप थे भाषा के, स्वनिम, रूपिम और वाक्य विन्यास। अब हम पढ़ते हैं भाषा कौशल के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, LSRW भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में सुबोपली भी कहते हैं, सुबोपली। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। इसके लिए मैं पहले बोली, ये पेडागोजी का आपका जो क्लास होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए।
तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा कौशल टोटल 4 तरह के होते हैं और चारों क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो 4। चारों क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। उनका नाम याद करने के लिए आप सुबो पली से कर सकते हैं। स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। अब भाषा कौशल को भी 2 रूपों में बांट दिया, एक ग्रहणात्मक कौशल कर दिया, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो जब ग्रहणात्मक कौशल पूछेगा तो हम बोलेंगे सुनना और पढ़ना कहाँ आता है? ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। बट जब हम अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में जानेंगे तो यहाँ लिखना और बोलना आता है। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत सुनना और पढ़ना क्यों आता है? क्योंकि जो चीजें हम ग्रहण करते, जैसे कोई कुछ सुन रहा है तो वो उसके अंदर जा रहा है ना। कोई चीजें आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ग्रहण होती है ना। तो यहाँ से आप अपने आप मीनिंग से समझ सकते हैं। अभिव्यक्तात्मक होता है मतलब बोलना, अभिव्यक्त करना, लोगों से कहना। जब हम कोई चीजें लिखते हैं तो कोई दूसरा उसे पढ़ता है या मैं ही पढ़ती हूँ, फिर क्या है? बोलना। तो भाषा कौशल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट। इसमें यही इतना पूछा जाता है कि जो भाषा कौशल होते हैं कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा कौशल को भी 2 भागों में बांट दिया, एक ग्रहणात्मक कौशल, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल। शॉर्ट में याद करना है तो सुबोपली से याद कर सकते हैं, इंग्लिश में याद करना है तो LSRW से आप याद कर सकते हैं कि L मतलब लर्निंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, W मतलब राइटिंग। आप कैसे भी या किसी भी तरीके से याद करिए, बस क्या करिए, आप अपने क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में सही करके आइए और सॉल्व करके आइए। आई थिंक ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। एकदम अच्छे से मैंने क्लियरली आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे लिखे हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी हो, चाहे भाषा हो, चाहे अर्जन अधिगम हो, चाहे अधिगम अक्षमता हो, चाहे टाइप्स ऑफ रीडिंग हो, चाहे भाषा के रूप, चाहे भाषा कौशल। आई थिंक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यदि आप नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक हर वो एक पॉइंट, हर वो एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। मैंने भी जब अपना सीटेट क्लियर किया था तो ये सारे पॉइंट मैं भी नोट करके अलग से बुक में रखती थी, बस उन्हीं से आपकी भी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।